मैं डॉक्टर तबस्सुम परवीन, HOD ऑफ इकोनॉमिक्स डिपार्टमेंट, SM कॉलेज भागलपुर, बिहार। आज मैं थ्योरी ऑफ कंज्यूमर डिमांड और यूटिलिटी एनालिसिस के संबंध में कुछ बताने जा रही हूँ। यूटिलिटी शब्द एक ऐसा शब्द है जो मनुष्य की आवश्यकता को पूरा करने की क्षमता रखता है। मनुष्य अपनी आवश्यकता को पूरा करके संतुष्ट होता है, लेकिन यह एक रिलेटिव शब्द है। अगर एक वस्तु किसी के लिए उपयोगी है तो दूसरे के लिए उपयोगी नहीं हो सकती है। इसका कोई भी शेप नहीं है, कोई भौतिक रूप नहीं है। शराबी के लिए शराब जो है वो शराबी की आवश्यकता को पूरा करती है, लेकिन उसके स्वास्थ्य को हानि भी पहुंचाती है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि आवश्यकता की संतुष्टि तो करे, लेकिन वो उसके लिए लाभदायक न हो। इस बात को भी इसके अंतर्गत यानी उपयोगिता का विशेषता के अंतर्गत रखा जाता है। उपयोगिता आवश्यकता की तीव्रता पर डिपेंड करती है। उपयोगिता, जैसे कि मान लीजिए कि उपयोगिता और संतुष्टि दोनों में डिफरेंस है। एक उपभोक्ता उपयोगिता की गणना उस समय करता है जब वो किसी वस्तु को प्राप्त करने के लिए सोचता है, लेकिन उसे संतुष्टि उस समय मिलती है जब उसकी आवश्यकता पूरी तरह से पूर्ण हो जाती है, यानी उस वस्तु का वास्तविक उपभोग वो कर लेता है। तो उपयोगिता क्रय करने की प्रवृत्ति को बढ़ाएगी। उपयोगिता त्याग के बिना संभव नहीं है, त्याग करेगा तभी उपयोगिता मिलेगी। तो यहाँ पर उपयोगिता की माप के लिए दो मेथड हैं। एक है आपका कार्डिनल अप्रोच और दूसरा है आपका ऑर्डिनल अप्रोच। तो मार्शल ने कहा कि मुद्रा के द्वारा हम उपयोगिता की माप करेंगे, और यहाँ पर उन्होंने बताया कि यानी मापने की जो विधि होगी वो गणनावाचक होगी, यानी 1, 2, 3, 4, 5 के माध्यम से करेंगे। यानी 5 संख्या एक संख्या से 5 गुनी बड़ी होगी। उपयोगिता की माप कैसे करेंगे? मुद्रा के माध्यम से करेंगे। तो मुद्रा के रूप में माप होगी और इकाइयों के रूप में माप होगी। फिशर ने कहा कि उपयोगिता की माप के लिए यूटिल शब्द का उपयोग किया गया, और इसकी मान्यता है कि विभिन्न प्रकार की वस्तुओं से प्राप्त होने वाली उपयोगिता की माप को मुद्रा की इकाई में मापा जा सकता है। विभिन्न वस्तु और वस्तु की विभिन्न इकाइयों से प्राप्त होने वाली उपयोगिता को जोड़ा जा सकता है। विभिन्न वस्तुओं से प्राप्त होने वाली उपयोगिता दूसरी वस्तु की उपयोगिता पर निर्भर नहीं करती है। उपभोक्ता का मुख्य उद्देश्य क्या होता है कि वो मैक्सिमम यूटिलिटी प्राप्त करे, लेकिन आलोचक कहते हैं कि यह कोई प्रमाणिक माप नहीं है, क्योंकि मुद्रा के मूल्य में परिवर्तन होता रहता है। और दूसरी बात उन्होंने ये बताया कि उपयोगिता पर अनेक बातों का प्रभाव पड़ता है, जैसे उपभोक्ता की आमदनी का, उसके फैशन का, उसकी रुचि का, उसके स्वभाव का। यानी एक धनी व्यक्ति के लिए जो वस्तु हीन होती है वो वस्तु एक निर्धन के लिए श्रेष्ठ हो सकती है। तो उपयोगिता एक अमूर्त धारणा है। उपयोगिता स्थिर नहीं बल्कि गतिशील है, और भिन्न भिन्न स्थान और भिन्न भिन्न समय में उपयोगिता बदलती रहती है, इसलिए इसको हम माप नहीं सकते। तो यहाँ पर आपका ऑर्डिनल अप्रोच जो पेरेटो, एलन और हिक्स ने दिया था, तो इनका ये कहना है कि वास्तविकता यह है कि मार्शल ने उपयोगिता को मापने के लिए मुद्रा के पैमाने को स्वीकार किया था, लेकिन यह पैमाना स्टैंडर्ड का यानी प्रमाणिक नहीं है, और उपयोगिता भिन्न भिन्न व्यक्तियों के संबंध में भिन्न भिन्न नहीं होती, बल्कि एक ही व्यक्ति के संबंध में भी भिन्न भिन्न हो सकती है। यानी ये कहना है पेरेटो का, एलन का और हिक्स का। तो उन्होंने बताया कि यूटिलिटी एनालिसिस के स्थान पर तटस्थता वक्र एनालिसिस यानी इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस की नई रीति निकाली। उन्होंने नया मेथड निकाला, और इस मेथड के अनुसार उपयोगिता को मापने की आवश्यकता नहीं है। उपयोगिता के इस एनालिसिस को हम कहते हैं क्रमवाचक दृष्टिकोण का सहारा लिया जाता है, जिसमें हम फर्स्ट, सेकंड, थर्ड यानी प्रथम, द्वितीय और तृतीय यानी इस सीक्वेंस वाचक संख्या के आधार पर हम मापेंगे। तो गणनावाचक दृष्टिकोण में उन संख्याओं को जोड़ा और घटाया जाता है।
तो क्रमवाचक दृष्टिकोण के अंतर्गत ये संख्याएं केवल इतना बताती हैं कि दूसरा प्रथम से और तृतीय द्वितीय से अधिक है। तो यहाँ पर अब आइए आप इस बात को समझने के लिए कि उपयोगिता की कितने काइंड्स हैं, कितने तरह के होते हैं। तो सीमांत उपयोगिता, जब उपभोक्ता किसी वस्तु की अनेक इकाइयों का उपभोग करता है तो उपभोग की जाने वाली अंतिम इकाई को हम कहते हैं मार्जिनल यूनिट। उदाहरण के लिए मान लीजिए कि एक इकाई की उपयोगिता 40 है और दूसरी इकाई के उपभोग से उपभोक्ता को केवल कुल मिला के 60 उपयोगिता प्राप्त होती है। तो ऐसे कंडीशन में नारंगी की अतिरिक्त इकाई की सीमांत उपयोगिता 60 - 40 = 20 होगी। सीमांत उपयोगिता से मार्शल का अभिप्राय किसी समय विशेष पर उपभोग की जाने वाली वस्तु की अंतिम इकाई से प्राप्त होने वाली उपयोगिता से है। तो यहाँ पर उन्होंने सीमांत उपयोगिता और को इस प्रकार से व्यक्त किया था कि सीमांत उपयोगिता के भी 3 रूप होते हैं। पहला है आपका पॉजिटिव मार्जिनल यूटिलिटी, जब किसी वस्तु को उत्तरोत्तर इकाइयों के उपभोग से मिलने वाली सीमांत उपयोगिता के योग को हम कहते हैं टोटल यूटिलिटी, तब तक वस्तु की सीमांत उपयोगिता धनात्मक होती है। तो यहाँ पर अब देखिए कि ज़ीरो मार्जिनल यूटिलिटी क्या है। ज़ीरो मार्जिनल यूटिलिटी ने तो हम यहाँ पर देखते हैं कि जब रोटी की 7वीं इकाई का उपभोग किया जाता है तब उसकी उपयोगिता ऋणात्मक हो जाती है और 6ठी इकाई पर उपभोक्ता की सीमांत उपयोगिता 0 और कुल उपयोगिता 75 है। 7वीं इकाई पर उसकी सीमांत उपयोगिता -5 और कुल उपयोगिता घटकर 70 रह जाती है। यानी 8वीं इकाइयों के उपभोग से सीमांत उपयोगिता घटकर -10 और कुल उपयोगिता 60 रह जाती है। यानी यह एक चार्ट है जिस चार्ट से हमें ये सारी बातें पता चल रही हैं। तो रोटी की 7वीं और 8वीं इकाई के उपभोग से उपभोक्ता को तुष्टिहीनता और असंतोष का अनुभव होता है। तो इस स्थिति को हम कहते हैं, क्या कहेंगे, नेगेटिव यूटिलिटी। और यहाँ पर हम ये देखें कि डायग्राम से ये स्पष्ट हो जाता है कि रोटी के उपभोग से सीमांत उपयोगिता घट रही है। यह सीमा तब तक पॉजिटिव है, इसे हम देख रहे हैं चित्र में कि AB रेखा से दिखाया गया है। जब रोटी की 6ठी इकाई का उपभोग किया जाता है तब उपभोक्ता को पूर्ण संतुष्टि यानी फुल सेटिस्फैक्शन है और इस स्थिति को चित्र में B बिंदु से दिखाया गया है। रोटी की 7वीं और 8वीं इकाइयाँ, इस इकाई से उसको मिलेगा उपभोक्ता को क्रमशः ऋणात्मक यानी निगेटिव मार्जिनल यूटिलिटी प्राप्त होती है, जो कि BC रेखा से दिखाया गया है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि टोटल यूटिलिटी क्या है। तो टोटल यूटिलिटी के संबंध में कहा जाता है कि जब कभी हम किसी वस्तु की एक से अधिक इकाइयों का उपभोग करते हैं तब प्रत्येक इकाई से प्राप्त होने वाली सीमांत उपयोगिता का एग्रीगेट ही टोटल यूटिलिटी है। तो टोटल यूटिलिटी को हम किस तरह से समझेंगे, तो यहाँ पर देखना है कि अगर हम रोटी को उदाहरण लेते हैं तो हम ये समझ सकते हैं इस तरह से कि जैसे जैसे रोटियों की उत्तरोत्तर इकाइयाँ का उपभोग बढ़ाया जाता है, यानी जैसे जैसे हम रोटी के अधिक इकाइयों का उपभोग करते हैं, रोटियों से मिलने वाली कुल उपयोगिता घटती जाती है, यानी घटती हुई दर से बढ़ती है। जब तक उपभोक्ता 5वीं रोटी का उपभोग करता है तब तक उसकी कुल उपयोगिता बढ़ती है। 6ठी रोटी की कुल उपयोगिता 5वीं रोटी की कुल उपयोगिता के बराबर है। तो इसका मतलब ये हुआ कि कुल उपयोगिता का बढ़ना समाप्त हो गया और इस बिंदु पर कुल उपयोगिता अधिकतम हो गई और इसलिए यह बिंदु फुल सेटिस्फैक्शन का पॉइंट यानी पूर्ण संतुष्टि बिंदु माना जाएगा। जब उपभोक्ता के द्वारा रोटी की 7वीं और 8वीं इकाइयों का उपभोग किया जाता है तो अतिरिक्त रोटियों से उसको नेगेटिव यूटिलिटी मिलने लगती है। तो यहाँ पर उपयोगिता का मतलब है कि उपयोगिता क्या हो रही है, घट रही है। तो टोटल यूटिलिटी को हम इस तरह से इस डायग्राम से समझेंगे कि टोटल यूटिलिटी को यहाँ पर दिखाया गया है। रोटी की 6ठी इकाई से मिलने वाली उपयोगिता को M बिंदु से दिखाया गया है और इस बिंदु पर उपभोक्ता को सर्वाधिक यानी सबसे ज़्यादा कुल उपयोगिता प्राप्त होती है और उसके बाद उपयोगिता घटने लगती है। तो सीमांत उपयोगिता और कुल उपयोगिता, इस दोनों के बीच क्या रिलेशन है?
तो रोटी की पहली इकाई से छठी इकाई तक सीमांत उपयोगिता घट जाती है, लेकिन कुल उपयोगिता बढ़ती है। कुल उपयोगिता उसी क्रम से बढ़ती है जिस क्रम से सीमांत उपयोगिता घटती है। यानी रोटी की छठी इकाई पर उपभोक्ता को पूर्ण संतुष्टि प्राप्त होती है और इस बिंदु पर सीमांत उपयोगिता 0 हो जाती है जब टोटल यूटिलिटी मैक्सिमम हो जाती है। तो शून्य उपयोगिता बिंदु के बाद अर्थात पूर्ण संतुष्टि पॉइंट के बाद सीमांत उपयोगिता क्या हो जाएगी? निगेटिव हो जाएगी और कुल उपयोगिता भी घटने लगती है। तो इसे हम इस डायग्राम से समझेंगे। ज्यों-ज्यों रोटी की इकाइयों का उपयोग किया जाता है त्यों-त्यों कुल उपयोगिता वृद्धि दर घटते हुए क्रम से होती है और जिसे कि हम इस डायग्राम से समझेंगे। सीमांत उपयोगिता वक्र एक गिरती हुई रेखा है जो ये बताती है कि ज्यों-ज्यों उपभोक्ता रोटी की इकाइयों का उपभोग करता है उसे प्राप्त होने वाली अतिरिक्त उपयोगिता घटते हुए क्रम में प्राप्त होती है। रोटी की छठी इकाई के उपभोग से सीमांत उपयोगिता 0 हो जाती है और चित्र में यानी डायग्राम में हम देख रहे हैं कि बी बिंदु पर पूर्ण संतुष्टि का पॉइंट ठीक इसी बिंदु पर के ऊपर एम पॉइंट है। इससे स्पष्ट है कि शून्य सीमांत उपयोगिता के बिंदु पर टोटल यूटिलिटी सर्वाधिक है, सबसे ज़्यादा है और बी बिंदु के बाद अगर उपभोक्ता रोटी की 7वीं और 8वीं इकाई का उपभोग करता है तो उसे प्राप्त होने वाली सीमांत उपयोगिता क्या होगी? ऋणात्मक हो जाएगी, जिसे BC रेखा के द्वारा बताया गया है। तो हम यहाँ पर ये समझें कि जब सीमांत उपयोगिता घनात्मक होती है तो कुल उपयोगिता बढ़ती है। जब सीमांत उपयोगिता 0 हो जाती है तो कुल उपयोगिता अधिकतम होती है। जब सीमांत उपयोगिता ऋणात्मक होती है तो कुल उपयोगिता घटती है। तो लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी क्या? तो 19वीं शताब्दी के प्रमुख शास्त्री गॉसिन ने इस विचार का प्रयोग पहली बार किया और गॉसिन का पहला नियम यानी गॉसिन्स फर्स्ट लॉ कहा जाता है। बाद में इस नियम की वैज्ञानिक व्याख्या की है मार्शल ने। तो मार्शल ने बताया कि अन्य बातें समान रहने पर किसी व्यक्ति के पास किसी वस्तु की मात्रा में वृद्धि होने पर जो अतिरिक्त लाभ प्राप्त होता है वो वस्तु की मात्रा में प्रत्येक वृद्धि के साथ साथ घटता चला जाता है और इस तरह से उपयोगिता भी घटती चली जाती है। और इस प्रकार हम ये देखते हैं कि इसे हम एक डायग्राम के माध्यम से समझ सकते हैं कि इस डायग्राम में हम देख रहे हैं कि ऊपरी भाग कुल उपयोगिता और निचली भाग में सीमांत उपयोगिता को बताया गया है। चित्र के निचले भाग को देखने से यह बिल्कुल क्लियर हो जाता है कि रोटियों का उत्तरोत्तर भाग करने से प्रारंभ में ए बिंदु तक सीमांत उपयोगिता बढ़ती है और इसके बाद ये गिरने लगती है और चित्र के यानी डायग्राम में ए बिंदु के बाद मार्जिनल यूटिलिटी रेखा उत्तरोत्तर यानी लगातार गिरती चली जाती है। रोटी की छठी इकाई का उपभोग करने पर सीमांत उपयोगिता 0 हो जाती है। चित्र में इस बिंदु को ई पॉइंट पर दिखाया गया है। ई पॉइंट पर उपभोक्ता को पूर्ण संतुष्टि मिलती है और इस बिंदु को हम कहेंगे फुल सेटिस्फैक्शन का पॉइंट और बिंदु ई यानी ई पॉइंट के बाद मार्जिनल यूटिलिटी की रेखा OX एक्सिस के नीचे चली जाती है और इससे स्पष्ट है कि ई बिंदु के बाद उपभोक्ता ज्यों-ज्यों रोटी की अतिरिक्त इकाइयों का उपभोग करता है रोटी की प्रत्येक अगली इकाई से उसको सीमांत उपयोगिता घटती हुई मिलेगी, जिसे हम निगेटिव मार्जिनल यूटिलिटी कहेंगे। तो यहाँ पर ऊपर के भाग में टोटल यूटिलिटी जो है आपका कुल यूटिलिटी को दिखाया गया है। तो चित्र में कुल उपयोगिता को हम देख रहे हैं कि एक सीमा तक OX एक्सिस पर वो उन्नतोत्तर है, यानी जिसका अभिप्राय है कि प्रारंभ में कुल उपयोगिता की वृद्धि दर पहली वृद्धि से अधिक है, यानी लगातार बढ़ रही है। ए पॉइंट तक सीमांत उपयोगिता बढ़ी है, इसलिए कुल उपयोगिता वक्र डी पॉइंट तक जो कि सीमांत उपयोगिता वक्र के ए पॉइंट के ठीक ऊपर है OX एक्सिस के प्रति वो ऊपर की तरफ है। बिंदु ए के बाद सीमांत उपयोगिता वक्र गिरना शुरू हो जाता है, इसलिए डी पॉइंट के बाद से कुल उपयोगिता वक्र घटती हुई दर से बढ़ती है
और इसलिए टोटल यूटिलिटी वक्र ओ एक्स एक्सिस के प्रति वो नतोदर हो जाती है, और यानी रोटी की छठी इकाई अर्थात बिंदु E1 पर उपयोगिता अधिकतम है और इस बिंदु पर उपभोक्ता को पूर्ण संतुष्टि मिल रही है, लेकिन रोटी की छठी इकाई के बाद उपयोगिता वक्र गिरने लगता है। तो डायग्राम में इस बिंदु को M1 से दिखाया गया है क्योंकि इस बिंदु से सीमांत उपयोगिता ऋणात्मक होने लगती है, यानी सीमांत उपयोगिता जो है आपकी घटने लगती है। तो सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम यानी सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम के कई मान्यताएं हैं। इकाइयों के गुण और रूप दोनों ही होमोजेनस हों, यानी बिल्कुल ही इसमें समरूप हो। और दूसरी बात यह है कि वस्तुओं की इकाइयों का उपयुक्त होना, वस्तुओं का उपभोग निरंतर होना चाहिए, उपभोक्ता की मानसिक दशा में परिवर्तन नहीं होना चाहिए, और आपका है वस्तु की कीमत में परिवर्तन ना हो, उपभोक्ता की आय, फैशन, रुचि और स्वभाव यथा स्थिर बने रहें। उपयोगिता ह्रास नियम केवल सुखमय आर्थिक दशा में ही लागू होता है, यानी कहा जाता है कि प्लेजर इकोनॉमी में ही लागू होता है, पेनफुल इकोनॉमी में नहीं। तो सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम के जितनी भी मान्यता है, उस मान्यता में पहली मान्यता जो है आपकी कि वस्तु की इकाइयों का क्या होना, सुटेबल क्वांटिटी ऑफ द कमोडिटी, ऑल द यूनिट्स ऑफ द कमोडिटी मस्ट बी यूनिफॉर्म इन क्वांटिटी एंड क्वालिटी, ये होना चाहिए। लेकिन सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम के कई अपवाद भी हैं। उपभोग की जाने वाली वस्तु की इकाइयाँ बहुत छोटी छोटी हों तो यह नियम यानी आलोचक कहते हैं कि ऐसी हालत में क्या होगा कि प्रोफेसर चैपमैन ने कहा कि इस अपवाद के संबंध में चाय बनाने के लिए कोयला का उदाहरण दिया गया। अगर चाय बनाने वाली व्यक्ति को कोयले का एक एक टुकड़ा दिया जाता है तो उसके लिए प्रत्येक अगले टुकड़े की उपयोगिता बढ़ जाएगी। तो यहाँ पर यानी अपवाद में हम ये कह सकते हैं कि हर अगली इकाई से मिलने वाला यूटिलिटी बढ़ता जाएगा। और चैपमैन ने जिस अपवाद की व्याख्या की है वो वास्तव में अपवाद नहीं है, क्योंकि हमने नियम की मान्यता में वस्तु की प्रमाणिक इकाई की बात कही है, अतः यह अपवाद गलत है। शराबी व्यक्ति, एक शराबी जब शराब की उत्तरोत्तर इकाइयों का उपभोग करता है तो अत्यंत आनंद महसूस करता है। शराबी को प्रथम प्याले की अपेक्षा दूसरे, तीसरे और चौथे प्याले से अधिक उपयोगिता मिलती है, अतः ऐसी स्थिति में सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम लागू नहीं होता। सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम का ये अपवाद सही नहीं है, क्योंकि नियम की क्रियाशीलता के लिए उपभोक्ता की मनोदशा को सामान्य मान लिया था, जबकि हम ये देखते हैं कि शराब पीने के साथ साथ उपभोक्ता की मनोदशा असामान्य हो जाती है। तो सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम के सारे अपवाद हैं। दुर्लभ और विचित्र वस्तुओं के संबंध में, धन संचय की प्रवृत्ति और शासन शौकत दिखावा के संबंध में, सुरीले गीत और सुंदर कविता और अच्छे साहित्य के संबंध में, वस्तु के उपभोक्ता की संख्या में वृद्धि के संबंध में। तो हम यहाँ पर ये देखें कि अगर मान लीजिए कि इन सब बातों में उपयोगिता ह्रास नियम लागू नहीं होता, अगर ऐसा होता तो कवि सम्मेलन में पुनः पुनः की ध्वनि क्यों गूंजती है? किसी सुरीले गीत को बार बार सुनने के लिए हम अपने टेप को बार बार क्यों सुनते हैं? यानी इस तरह की बातें हैं कि सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम के ये सारे अपवाद हैं, जिसके अंतर्गत हम ये देखते हैं कि अगर मान लीजिए कि टेलीफोन के कनेक्शन के संबंध में ये बात कही जाती है कि शहर में टेलीफोन के कनेक्शनों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है, तो उतने ही लोग टेलीफोन का उपयोग करने लगेंगे। एक व्यक्ति के द्वारा एक से अधिक टेलीफोन कनेक्शन लिए जाएंगे, अतः लोगों में टेलीफोन के प्रति अधिकाधिक रुचि उत्पन्न होगी और टेलीफोन से अधिक वार्ता करना चाहेंगे। लेकिन यह अपवाद भी नाम मात्र का अपवाद है। किसी शहर में पूरे टेलीफोन कनेक्शन पर विचार करना उचित नहीं है। यानी नियम के लागू होने के लिए यह बताया गया कि नियम के लागू होने के लिए कई कारण बताए गए, जैसे कि मान लीजिए कि पूर्ण स्थानापन्न वस्तु का अभाव। प्रोफेसर बोल्डिंग कहते हैं कि नियम के लागू होने के कारण क्या हैं? तो कारण ये बताया जाता है कि आपका कमोडिटी आर इम्परफेक्ट सब्सटीट्यूट्स, यानी पूर्ण स्थानापन्न वस्तु का अभाव,
होना चाहिए। और साथ ही साथ ये कहा गया कि किसी समय विशेष पर किसी एक ही आवश्यकता की पूर्ति की जा सकती है। वैकल्पिक प्रयोग, प्रत्येक वस्तु के अनेक उपयोग हो सकते हैं। कुछ प्रयोग बहुत अधिक महत्वपूर्ण है, कुछ कम महत्वपूर्ण है। जैसे जैसे किसी वस्तु विशेष के स्टॉक में वृद्धि होती जाती है, उस वस्तु का उपभोग कम महत्व वाली जगह किया जाने लगता है, यानी उसका महत्व कम होने लगता है। तो सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम का महत्व क्यों है? तो इसका महत्व है कि हम देखते हैं कि उपभोक्ता की बचत में महत्व। उपयोगिता ह्रास नियम का महत्व उपभोक्ता की बचत की धारणा के लिए है। कोई भी उपभोक्ता किसी वस्तु की इकाई को उस पॉइंट तक क्रय करता है जहां पर उस वस्तु की सीमांत इकाई की उपयोगिता उसके मूल्य के बराबर हो जाती है। तो इस सीमांत इकाई के पहले वाली इकाई से उपभोक्ता को अधिक उपयोगिता मिलती है, जबकि उसने सभी इकाइयों के लिए समान मूल्य दिया है। तो यहाँ पर उसको क्या मिलेगा? अतिरिक्त उपयोगिता, उपभोक्ता की बचत है। तो यहाँ पर सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम के मूल सिद्धांत के लिए आधारशिला का काम करता है। और सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम मांग के नियम का आधार है। ये नियम बताता है कि मांग वक्र क्यों दाईं ओर को झुका हुआ होता है। ज्यों-ज्यों उपभोक्ता किसी वस्तु का उपभोग करता है, त्यों-त्यों उस वस्तु से मिलने वाली अतिरिक्त उपयोगिता घटते हुए क्रम में मिलती है। और इसका व्यवहारिक महत्व यह है कि नए उत्पादन को ये प्रोत्साहित करता है। सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम का महत्व केवल उपभोग तक सीमित नहीं है, बल्कि इसका महत्व उत्पादन के क्षेत्र में भी है। अगर उपभोक्ता लगातार किसी वस्तु का उपभोग करता है तो उसके लिए उस वस्तु की उपयोगिता घटेगी। अब उपभोक्ता की रुचि नई वस्तु के प्रति बढ़ने लगती है। उपभोक्ता की इस रुचि को देखकर उत्पादक अपने उत्पादन के साधन को नई वस्तु के उत्पादन में लगाएगा, यानी नए उत्पादन को प्रोत्साहित करना। कर प्रणाली का आधार, यानी सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम का महत्व राजस्व में भी है। यह नियम बताता है कि वस्तु की मात्रा में वृद्धि के साथ साथ उसकी उपयोगिता में कमी होती है। यही बात मुद्रा के संबंध में लागू होती है। मुद्रा की उपयोगिता एक धनी व्यक्ति की अपेक्षा निर्धन व्यक्ति के लिए अधिक होती है। सरकार इस आधार पर धनी व्यक्ति पर प्रोग्रेसिव टैक्स लगा देती है। तो धन के न्यायोचित वितरण के लिए भी ये नियम बहुत इम्पोर्टेंट है। और प्रत्येक उपभोक्ता को अपनी सीमित साधन से अधिक संतुष्टि प्राप्त करना चाहता है। इस उद्देश्य को पाने के लिए भी आपका सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम की सहायता ली जाती है। तो सम सीमांत उपयोगिता नियम की प्रमुख मान्यता सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम है। अधिक संतुष्टि के लिए उपभोक्ता अपनी मुद्रा की प्रथम इकाई उस आवश्यकता पर खर्च करता है जिससे उसे अधिक उपयोगिता मिलती है। तो इस प्रकार के खर्च से उपभोक्ता को अधिक संतुष्टि मिलती है। तो यहाँ पर यानी हम देखते हैं कि सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम विनिमय मूल्य तथा प्रयोग मूल्य, जिसको हम कहते हैं वैल्यू इन एक्सचेंज एंड वैल्यू इन यूज़, के अंतर को स्पष्ट करता है। इसलिए जिन वस्तुओं की पूर्ति पर्याप्त मात्रा में होती है उनकी सीमांत उपयोगिता उतनी ही कम होती है, और इसलिए ऐसी वस्तुओं का विनिमय मूल्य कम और शून्य होता है। उदाहरण के लिए पानी है, हवा है, सूरज की रोशनी है। तो इन वस्तुओं का प्रयोग मूल्य अथवा अर्थात कुल उपयोगिता सर्वाधिक होती है। तो यहाँ पर हम ये कह सकते हैं कि सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम का सैद्धांतिक और व्यवहारिक महत्व है, और इस नियम का क्षेत्र भी बहुत ही व्यापक है।